हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपी मैट इंदौर 2024 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अभी हम लोग क्वांट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऑल 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों में से जिसने भी इस पेपर को सॉल्व नहीं किया है पहले सॉल्व कर लेना, फिर वीडियो को आप देखना, अदरवाइज ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, तभी तो आप लर्न कर पाओगे। ठीक है, तो बढ़े आगे, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, the following table shows the number of employees and their median age in the 8 companies located in a district। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इसमें कह रहा है कि ये 8 कंपनीज है A to H, इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये सारे दिए हुए हैं, इनके मीडियन से एज दिया हुआ है, यानी कि जो कंपनी A है उसके सारे एम्प्लॉय का मीडियन एज 24 ईयर्स है, उसी तरह B के सारे एम्प्लॉय का मीडियन एज 30 ईयर्स है। लेकिन इन्होंने एक कंस्ट्रेंट लगाया है ये कि जो बी के सारे एम्प्लॉई हैं उसमें से किसी भी एम्प्लॉय का एज ए के किसी भी एम्प्लॉय के एज से ज्यादा है। तो क्या पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, पूछ रहा कि द मीडियन एज ऑफ एम्प्लॉय अक्रॉस 8 कंपनीज इज, यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब ऐसे कंस्ट्रेंट दिया हुआ है तो ये सारे कंपनीज हो गए, तो इनके सारे एम्प्लॉयज का उनका मीडियन एज क्या होगा। तो मीडियन एज क्या होता है, सपोज 1 2 3 4 और 5, ये 5 नंबर अगर दिए हुए हैं तो इनका मीडियन क्या होता है 3। मीडियन वो होता है जो कि ठीक बीच में होता है, उसके आगे भी उतने ही नंबर्स रहते हैं, उसके पीछे भी उतने ही नंबर्स रहते हैं। यहाँ पे 1 2 4 5 मैंने कंसेक्यूटिव लिख दिया, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ये सपोज 9 भी रहेगा तो भी मीडियन 3 होगा। क्लियर है ना, क्योंकि इसके आगे 2 नंबर्स है, इसके पीछे 2 नंबर्स है। वो नंबर्स क्या है फर्क नहीं पड़ता है, ये नंबर ठीक बीचों बीच होना चाहिए अगर 5 है तो गाइज अब ये यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए एच के जो इंप्लॉई हैं, जी का इंप्लॉई हैं, एफ का इंप्लॉई हैं, इनका एज बाकी सबके एज से ज्यादा है, मतलब आप ऐसे बढ़ रहे हैं तो एज भी बढ़ते जा रहा है। तो आप इन चारों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 103। ऐड कर लीजिए 35 29 64 और 23 87 प्लस 16 103। इसी तरह इनका भी ऐड करेंगे तो ये 103 ही आएगा। इट मीन्स ए से लेकर सी तक के इंप्लॉइज में 103 इंप्लॉइज हैं और उसी तरह से ई से लेकर एच तक 103 इंप्लॉइज हैं। तो ये सारे जो इंप्लॉइज हैं इनके एज तो बढ़ते जा रहे हैं ना कंसेक्यूटिव ऑर्डर में। तो अगर हम इनको ऑर्डर ऐसा रखेंगे तो ये हो गए 103, ये हो गए 103, यानी कि ये वाला 103 है वो यहां पे है, बढ़ते जा रहा, तो यहां पे सारे 103 इंप्लॉइज हैं, यहां पे 103 है। बच गया कौन सा, डी का 39, यानी कि यहां पे बच गए 39 इंप्लॉइज। तो गाइज यहां पे 39 है, ये एक ऑड नंबर है, तो इसका जो मीडियन होगा वही हमारा आंसर होगा, और इसका मीडियन तो दिया हुआ है 45। क्यों, क्योंकि इसका मीडियन इसके पहले ठीक 103 इंप्लॉई यहां, 103 इंप्लॉई यहां, ये 39 है तो इसके पहले यहां पे इसका ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा 19 यहां बीच का एम्प्लॉय और फिर 19, और यही हमारा आंसर है। ये पूरे होल का भी मीडियन है और इस डी वाले का भी मीडियन है, और इसका एज है 45 ईयर्स, इसलिए हमारा आंसर हो गया 45। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ पेयर्स xy of integers satisfying the inequality mod x minus 5 plus mod y minus 5 is less than equal to। Question number 2, the number of pairs of xy of integers satisfying the inequality x minus 5 plus y minus 5 less than equal to 6। बहुत तरीका है, लोग मॉडुलस से भी निकालते हैं, हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सिखा रहे हैं। पहले हम इस ग्राफ को शिफ्ट कर लेंगे। कैसे शिफ्ट करते हैं पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। सपोज ये रूम है, इसमें आपने एक टेबल यहां पे रखा है गाइज, अगर इस टेबल को यहां रखने के बजाय अगर आप यहां भी रखेंगे तो इस टेबल का एरिया, शेप ये सब चेंज नहीं होगा, इसके अंदर के पॉइंट्स ये सब चेंज नहीं होगा। इसी तरह से ग्राफ को, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहां है, सपोज अगर यहां पे कोई ऐसा बना हुआ है, अगर इसको यहां पे लेते आएंगे तो इसका एरिया, इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स वो सब सेम रहेगा, इसका लोकेशन चेंज हो जाएगा। अगर ये पूछेगा यहां इसका पोजीशन था, इसका ये पोजीशन यहां है तो चेंज हो जाएगा। अगर इसका एरिया पूछ रहा है, इसके अंदर के पॉइंट्स पूछ रहे हैं तो वो तो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। जब हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mod x mod y लेस देन इक्वल टू 6। बेसिकली हम लोग क्या किए कि जो हमारा पहले ओरिजिन था वो 0 0 था, अब हमने ओरिजिन बना लिया 5 5 को।
हमने जैसे सपोज ये ओरिजिन है, इसके बदले हमने यहाँ पे ओरिजिन ही हमने शिफ्ट कर लिया। क्लियर है ना? जब ओरिजिन 5 5 पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मॉड x प्लस मॉड y इज लेस देन इक्वल टू 6। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है, वहां भी आसान था, ग्राफ तो सेम ही रहेगा, लेकिन वो पॉइंट्स आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने में मुश्किल होता। यहां पे वो भी आसान है। चलिए, यहां इसका ग्राफ ऐसे, यहां ऐसे और ये ऐसे, ये हो गया 6 0, ये हो गया 0 6, ये हो गया 0 -6, ये हो गया -6 और 0। इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6। पहला पार्ट हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है कि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स फाइंड करना है जो सेटिस्फाई करेगा इनइक्वालिटी को। बेसिकली आपको इसके अंदर के इंटीजर्स फाइंड करने की कितने इंटीजर्स पे ये सेटिस्फाई करेगा। तो गाइज क्या करते हैं कि हम यहां से लेंगे x इक्वल टू 1 होगा, ये 2 होगा, x इक्वल टू ये 3, ये 4, ये 5 और ये x इक्वल टू 6 हो गया। देखिए गाइज, जब x इक्वल टू 1 लेंगे तो ये पॉइंट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 यानी कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट हमने ले लिया। अब ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, ये होगा 1 2, इसके जस्ट ऊपर होगा 1 3, इसके जस्ट ऊपर होगा 1 4, इसके जस्ट ऊपर होगा 1 5। तो ये 1 5 इस पे सेटिस्फाई करेगा। कैसे? यहां पे देखिए, अगर ये 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 यानी कि यहां तक आ गया। यानी कि जब x इक्वल टू 1 होगा, आप ऐसे वर्टिकल बढ़ेंगे तो टोटल 1 2 3 4 5 पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि आपका x इक्वल टू 1 के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 5 होगा। उसी तरह से x इक्वल टू जब 2 लेंगे तो उसके लिए 4 होगा। कैसे गाइज? यहां पे आपने 2 ले लिया है तो देखिए, तो ये मैक्सिमम 2 प्लस समथिंग इक्वल टू 6 होना चाहिए, यानी कि 4 मैक्सिमम हो सकता है, और 4 होने के लिए 1 2 3 4, तो टोटल 4 वैल्यूज होगा। अच्छा, आप कंफ्यूज नहीं होगा, इन वैल्यूज को हम नहीं ले रहे हैं, एक्सिस के वैल्यूज को हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम उसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को ले रहे हैं। उसी तरह x इक्वल टू जब 3 होगा तो टोटल वैल्यूज 3 होंगे, जब x इक्वल टू 4 होगा तो टोटल वैल्यूज 2 होगा, x इक्वल टू जब 5 होगा तो टोटल वैल्यूज 1 होगा, x इक्वल टू जब 6 होगा तो कोई नहीं होगा, 0 होगा। इनको ऐड करिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 1 प्लस 2 3 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15। यानी कि गाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल 15 पॉइंट्स आए। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को नहीं कंसीडर किया है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल 15 आया। तो देखिए, तो सिमेट्री से देख सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में भी 15, थर्ड में भी आएगा 15, फोर्थ में भी आएगा 15, तो टोटल हो गया 15 15 15 15 इंटू 4 यानी कि 60। गाइज हमने अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस इनको कंसीडर नहीं किया है, अब इनको काउंट करते हैं। तो देखिए, तो गाइज यहां से चलेंगे तो टोटल कितने पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5 6 ओरिजिन को छोड़कर, तो 6 हो गया यहां पे, उसी तरह 6 हो जाएगा यहां पे, 6 हो जाएगा यहां पे, 6 हो जाएगा यहां पे, यानी कि 6 इंटू 4 प्लस 1। ये 1 कहां से आया, ओरिजिन से, तो ये 6 एक्सिस से आया और ये सारा आ गया क्वाड्रेंट से। तो ठीक है, 15 इंटू 4 60, 6 इंटू 4 24, 60 प्लस 24 84 प्लस 1 85 आ गया। यही था हमारा आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, लेट f and g be the two function defined by fx is equal to this and gx is equal to this for all x if a plus a g f is equal to 13/6 for some real value the maximum possible value। यहां पे fx क्या होगा, fx is equal to 2x yes 0 जब x greater than equal to 0, x less than equal to 0। कैसे? देखिए, जब यहां पे x नेगेटिव होगा तो क्या होगा, मॉड x जब खुलेगा तो माइनस x होगा, और x प्लस माइनस x इज इक्वल टू 0 होगा, 0 का मॉड 0 होगा, यानी कि जब x नेगेटिव या 0 होगा तो fx का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड x सिंपली x में बदल जाएगा, और x प्लस x 2x हो जाएगा, और 2x में x पॉजिटिव है तो उसका मॉड हो जाएगा 2x। क्लियर है ना? ठीक है, और gx में तो कुछ दिखाना नहीं है। अब क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन, एफ ए प्लस जी एफ ए इक्वल टू 13/6। चलिए लिखते हैं इसको। तो एफ ए क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू 2x है, तो यहां पे हो जाएगा 2a,
यहां पे क्लियर है ना, ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि देखिए जी के अंदर एफ ए है, अगर ए इक्वल टू, अगर ए जीरो होगा तो उस केस में एफ ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि जी का जीरो का वैल्यू निकालना है जो कि डिफाइन नहीं है। जी एफ ए इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई एफ ए, और 1 बाई एफ ए क्या है अभी हमने यहां पे 2a को हम सपोज कर लेते हैं कुछ, लेट 2a इक्वल टू पी, तो ये हो गया गाइज p प्लस 1 बाई पी इक्वल टू 13 बाई 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक बना लीजिए, पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 6 इक्वल टू 13p, 6p स्क्वायर माइनस 13p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यही आया, ये 6 इंटू 6 36, 13 आना चाहिए, इट मीन्स कि 9 और 4 होगा। क्लियर है? आप चाहें तो जैसे रूट निकालना चाहते हैं निकाल लें। तो जो रूट होगा वो p का वैल्यू कितना आएगा, 9 बाई 6 और 4 बाई 6। क्लियर है ना? ये हो गया 3 बाई 2, ये हो गया 2 बाई 3, यानी p का दो वैल्यू आया, 3 बाई 2, 2 बाई 3। तो पूछ रहा था क्या यहां पे एफ जी ए का वैल्यू, तो देखिए तो गाइज एफ जी ए का वैल्यू हो गया 1 बाई ए, और एफ 1 बाई ए है, तो एफ में अगर कोई x है तो उसका वैल्यू हो जाता है 2x, तो एफ 1 बाई ए का वैल्यू हो जाएगा 2 बाई ए। क्लियर है ना? p का वैल्यू 9 बाई 6, 4 बाई 6, लेकिन p क्या था, 2a था। तो दो तरीका है, या तो आप वहां से p से a निकाल लीजिए, या यहीं पे कैलकुलेट कर दीजिए, 2 से ऊपर, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी 2 से, नीचे 2a आ गया, यानी कि p आ गया। अब क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई p करेंगे, या मल्टीप्लाई कर देंगे पलट कर। देखिए तो यहां पे पहले केस में दिया हुआ 3 बाई 2, यानी कि 2 बाई 3 हो जाएगा। सेकेंड केस में 2 बाई 3 है, तो ये 3 बाई 2 हो जाएगा। 4 इंटू 2 8 बाई 3, ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 6। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर होगा, तो हमारा आंसर हो गया 6। क्लियर है? बढ़िया गया। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन उसी टेबल पे पूछ रहा है, इस बार क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द हाईएस्ट पॉसिबल एज ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ए। ओके, अब की बार पूछ रहा है क्या कि जो कंपनी ए है, ये जिसमें 32 एम्प्लॉय हैं, मीडियन एज 24 है, में एक एम्प्लॉय का मैक्सिमम एज कितना हो सकता है। तो ये तो क्लियर है गाइज, यहां से 24 से लेके 30 नहीं हो सकता, 30 से पहले होगा, यानी कि 29 ईयर्स तक हो सकता है। क्लियर है ना? यहां पर सीधे सीधा आंसर हो गया 29। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इन अ ग्रुप ऑफ 150 स्टूडेंट्स 52 लाइक टी, 48 लाइक जूस, 62 लाइक कॉफी। इफ ईच स्टूडेंट इन द ग्रुप लाइक्स एटलीस्ट वन अमंग द टी, जूस, कॉफी, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट लाइक द मोर देन वन ड्रिंक। यहां पे कह रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इजकल टू 150 है, जीरो नहीं है यहां पे। अच्छा, जिनको नहीं पता है, ये 1 मतलब कि जो एक को लाइक करते हैं, 2 मतलब कि जो 2 को लाइक करते हैं, 3 मतलब 3 को लाइक करते हैं, कुल मिलाकर 150 है। 0 यानी कि इन तीनों में से किसी को नहीं लाइक करने वाले यहां पे कोई नहीं है। दिया हुआ है कि एटलीस्ट वन अमंग द टी, जूस एंड कॉफी। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हो गया ये। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ, 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना, 52 प्लस 48 प्लस 62। इन तीनों को जोड़ेंगे, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो जो 2 लाइक करने वाले हैं वो ट्वाइस आते हैं, जो तीनों को लाइक करते हैं, यानी कि जो तीनों का जो कॉमन एरिया होता है वो 3 बार काउंट होता है। तो ये हो गया 3 इंटू 2 प्लस 1, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है गाइज? ये हो गया 52 प्लस 48, 100 प्लस 162। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 आ गया, ये 2 आ गया, क्या करेंगे कि 2 माइनस 1 कर देंगे, तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 इंटू 3। देखिए तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहां 3 है, यहां पे 1 है, तो सब्ट्रैक्ट होकर 2 बचेगा। ये कितना आएगा, 162 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पे आएगा 12।
पूछ रहा था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट लाइक मोर देन वन ड्रिंक यानी कि 2+3 पूछ रहा। तो चलिए 2+3 निकालना है, तो क्या करेंगे, एक 3 को इस तरफ ले आएंगे यानी कि 12 माइनस 3। अब क्या कर रहा था, इसका हमको फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि हमको इसका मैक्सिमम फाइंड करना है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 12 होगा। कब होगा, जब हम 3 वाले को 0 कर देंगे। 3 निगेटिव तो हो नहीं सकता है, इट मींस कि 3 का वैल्यू जो होगा वो हम 0 लेंगे। क्लियर है ना, तो इसका वैल्यू आ गया 12, तो आपका आंसर था 12। बढ़िया गया। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ ट्रायंगल विद द इंटीजर साइड्स एंड विथ पेरीमीटर 15 इज। तो गाइज अगर ऐसा कोई एक ट्रायंगल है तो ये ए बी सी, तो क्या होता है, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। और आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 15 है। यहां से अगर हम a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे तो c इधर चला जाएगा, तो 15 माइनस सी होगा, यानी कि 15 माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू, c को इस तरफ ले जाते हैं तो 15 ग्रेटर देन 2c। दिस इंप्लाइज दैट c लेस देन 15 डिवाइडेड बाय 2 इजकल टू 7.5। यही सेम ट्रू है ए बी के लिए भी, यानी कि कोई भी साइड जो है वो 7.5 से बड़ा नहीं होगा, उससे छोटा होगा, और साथ में इंटीजर भी है, तो यानी ए बी सी का मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकता है। तो हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है, तो चलिए ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं। सपोज हम मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं, तो हमने ए और बी को 7 ले लिया, तो सी के लिए कितना बचा, 1। क्यों, क्योंकि इन तीनों का जो सम है वो 15 है। 7 + 7 14 + 1 15। अब क्या करेंगे, 7 इसको 6 लेंगे तो ये हो गया 2, ये 7 ये 5 तो ये हो गया 3, ये 7 ये 4 तो ये 4। अब कोई पॉसिबल नहीं है 7 के साथ, तो इसको लेते हैं 6, इसको 6 तो इसको 6, 12 + 3 15, 6 5 + 4। अब यहां भी पॉसिबल नहीं है, तो इसको लेते हैं 5, 5 5 10 + 5 15। तो यही सारे केस पॉसिबल होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 केस पॉसिबल है। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 7, a person A borrowed 4,000 from another person B for a duration of 4 years. He borrowed the portion of it at 3% simple interest per annum, while the rest at 4% simple interest per annum. If B got 520 as a total interest, then the amount borrowed at the 3%. So guys क्या कह रहा है, 4 years के लिए बोरो कर रहा है, कुछ सम जो है वो 3% पे बोरो कर रहा है, कुछ 4% पे बोरो कर रहा है। पूछ रहा है कि 3% पे कितना बोरो किया है। सिंपल क्वेश्चन है, एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है, जब 3% है तो कितना ड्यूरेशन है, 4 years, तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। अगर 3% वाला जितना बोरो किया होगा तो 3% एवरी ईयर मिल रहा है, तो 3 × 4 12%। आप चाहे परसेंटेज से सॉल्व कर लें या सीधे नंबर्स कैलकुलेट कर लें। अगर सपोज सारा सम हम लोग 3% पर इन्वेस्ट किए रहते हैं तो कितना होता है, 12% किसका, 4,000 का, 4,000 का 12%, सॉरी 100 कैंसिल आउट, 480। इसी तरह अगर वो 4% पे इन्वेस्ट किए रहता तो क्या होता, 4,000 4% पे हो जाता 4 × 4 16 डिवाइडेड बाई 100। यहां पे 20 कैंसिल आउट, 16 × 4 640। क्लियर है ना। यानी कि उसने टोटल अमाउंट अगर 3% पे इन्वेस्ट किया रहता तो उसे इंटरेस्ट मिलता 480, अगर वो टोटल अमाउंट 4% पे इन्वेस्ट किया रहता तो उसे इंटरेस्ट मिलता 640, लेकिन एक्चुअल में उसे मिला है 520। तो अब एलिगेशन लगा देंगे, यहां पे 480, यहां पे 640, यहां पे 520, ये हो गया 120, ये हो गया 40, यानी 3:1, यानी कि 3,000 to 1,000। क्लियर है ना। टोटल सम 4,000 था, तो ये 3:1 के रेशियो में, तो यानी कि 3,000 ये 1,000, और पूछ रहा था क्या, 3% वाला, ये वाला अमाउंट, तो ये आ गया 3,000, तो आपका आंसर है 3,000। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800 दैट आर मल्टीपल ऑफ 6 इज। क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है
कि 1800 के ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो 6 का मल्टीपल है। क्या करते हैं हम, 1800 को हम लोग लिखेंगे 6 का मल्टीपल में, 6 इंटू 300। क्लियर है। अब निकालना हमें कि 300 के कितने फैक्टर्स होंगे, क्योंकि 6 तो रहेगा सारे में, तो एक 6 को हमने ऑलरेडी ले लिया है, अब इसके सारे फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो 300 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 100, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 100, ये हो गया 3 रेज टू पावर 1। 100 को लिख सकते हैं 4 इंटू 25, यानी कि 3 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 2। इजी फैक्टराइजेशन है, आराम से कर लेंगे। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, यहां पे 1 प्लस 1 2, यहां पे होगा 2 प्लस 1 और अगेन यहां पे होगा 2 प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3, तो टोटल हो गया 18। यही हमारा आंसर है। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, इफ समथिंग इज देन y माइनस एक्स इक्वल्स। तो गाइज पहले क्या करेंगे कि हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 4 log 2x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2 log 2x। इसको लिख सकते हैं, ये देखिए कि log के बाहर 2 है तो यहां पे स्क्वायर में चला गया, ये हो गया 2 रेज टू पावर log बेस 2 x स्क्वायर। जब यहां पे 2 हो और बेस में भी 2 हो तो ये सिंपली हो जाता है x स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर। देखिए तो गाइस सिमिलरली यहां पे, यहां 4 था, यहां 2 था, यहां 2 का स्क्वायर था, यहां 3 है, 3 का स्क्वायर है, इट मींस कि ये हो जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यहां लिखते हैं, यहां हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 68 इक्वल टू 0। तो गाइज अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहां से हम 4 इनको दे देते हैं, इनको एक पार्ट बनाते हैं, इसको हम दूसरा पार्ट बनाते हैं। 4 हमने यहां दिया और 64 यहां दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये एक ग्रुप बना। यहां पे लिखते हैं y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। देखिए तो गाइज ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया y माइनस 8 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64। अब क्या है कि दो स्क्वायर क्वांटिटी है जिनका सम 0 है, तो आपको पता है स्क्वायर क्वांटिटी या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन जब 0 है तो दोनों के दोनों स्क्वायर क्वांटिटी का वैल्यू 0 होगा, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, y माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा, यहां से x इक्वल टू 2 होगा, यहां से y इक्वल टू 8 होगा, तो ये 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, बढ़े आगे। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना इज इक्वल टू 1। क्या कह रहा है, कह रहा है कि समथिंग रेज टू पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 है। ये कब कब पॉसिबल है, जब 1 रेज टू पावर n कोई नंबर होगा तो 1 होगा, -1 रेज टू पावर 2n होगा तो 1 होगा, या समथिंग रेज टू पावर 0 होगा तो 1 होगा। तो यही 3 केस पॉसिबल है। तो चलिए इस केस में देखते हैं, इस केस में 1 रेज टू पावर n है, यानी कि इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो लेते हैं 1, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 55 इजकल टू 1 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इजकल टू 0। तो देखिए तो गाइज यहां पे 54 है, 6 इंटू 9 54 और 6 प्लस 9 इजकल टू 15, यहां से सिंपली रूट निकल गया 6 और 9, यानी कि x का वैल्यू 6 और 9 है। यहां से दो वैल्यू पॉसिबल है, x इजकल टू 6 और x इजकल टू 9। अब इस वाले इक्वेशन पे देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 55 इजकल टू -1 लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 55 इजकल टू -1। तो क्या हो गया इस केस में, एक्स स्क्वायर माइनस 15x और ये +1 हो गया, तो यानी कि हो गया 56। यहां पे भी रूट सिंपली निकल जाएगा, कैसे गाइज, 56 है तो 8 इंटू 7,
क्लियर है ना? 8 इंटू 7 56 और 8 प्लस 7 15। तो इस केस में भी दो रूट्स पॉसिबल है, 8 और 7। यहां से 2 वैल्यू आया 8 और 7, लेकिन हम लोग इसको चेक करेंगे ये कब पॉसिबल है, जब हमने रेज टू पावर लिया था वो 2n होना चाहिए, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए। क्या था पावर? यहां पे हमें चेक करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। सिंपल है, इसको लिख ही लेते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3 होगा ये। तो ये x माइनस 2 x माइनस 3 है। जब हम 8 रखेंगे तो 8 माइनस 2 इक्वल टू यहां पे 6 आ जाएगा और यहां पे 5 आ जाएगा। तो यह 5 इंटू 6 30, जो कि इवन नंबर है, तो ये वैल्यू तो सेटिस्फाई करेगा। जब x इक्वल टू हम 7 लेंगे तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, यहां पे आ गया 20, ये भी एक इवन है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है, हम रख सकते हैं। ठीक है, अब इस केस को चेक करते हैं, n रेज़ टू पावर 0। तो यहां पे आते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इसका वैल्यू तो पता ही है, ये 2 और 3 यहीं पे हमने निकाला है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, इन दोनों वैल्यू पे इसका वैल्यू 0 होगा। तो यानी यहां से दो वैल्यू आपको निकला 6 और 9, यहां से दो वैल्यू आया 8 और 7, यहां से दो वैल्यू आया 2 and 3, तो टोटल 6 वैल्यू हो गया। सो पॉसिबल आंसर इज 6। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ ए चॉकलेट इज इंक्रीज्ड बाई x% एंड देन रिड्यूस्ड बाई x%। द न्यू प्राइस इज 96.76% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, देन द x इज। हम लोग इसमें इक्विवेलेंट परसेंटेज से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एक बार इंक्रीज हुआ है, एक रिड्यूस हुआ है, तो कैसे निकालते हैं इनको? x माइनस x इंटू x डिवाइड बाई 100, यही फॉर्मूला है। पहले इंक्रीज को लेंगे, फिर डिक्रीज जो हुआ रहेगा उसको लेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 100। इस केस में दोनों x ही है, तो हमने x लिख दिया। अब ये x कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो आ गया ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। माइनस साइन का मतलब हुआ कि रिडक्शन हुआ है, घटा है ओवरऑल, और कितना घटा है? एक्स स्क्वायर बाई 100%। अब आते हैं यहां पे, देखिए तो न्यू प्राइस हो गया है इतना परसेंट, इट मींस कि यहां पे रिडक्शन नहीं, न्यू प्राइस दिया हुआ है, लेकिन हमने यहां पे जो निकाला ये रिडक्शन आया है, तो यहां पे भी रिडक्शन निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 96.76, तो ये आ गया 0.24, ये हो गया 97, आ गया 3.24, यानी कि गाइज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू है 3.24। यहां भी रिडक्शन, यहां भी रिडक्शन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों डेसिमल हट जाएगा, तो हो जाएगा 324 यानी कि 18 का स्क्वायर। इट मीन्स एक्स इक्वल टू 18। ये हो गया हमारा आंसर। बढ़े आगे। लेट एबीसी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। लेट एबीसी बी ए ट्रायंगल राइट एंगल एट बी विथ AB इक्वल टू BC। पहले बना लेते हैं। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है B पे, और कह रहा है AB इक्वल टू BC है, यानी कि ये साइड दोनों इक्वल है। इट मींस कि ये एंगल 45 है। ठीक है। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्रायंगल एंड हैज B एज वन ऑफ इट्स वर्टिसेस। ओके गाइज, क्या कह रहा है? यहां पे ऐसे ले ही लेते हैं इनको। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल लेना है सच दैट कि बी भी उसका एक कॉर्नर हो, तो इसका लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया क्या होगा? ठीक है, तो चलिए सपोज इसका लेंथ L है और ये ब्रेड्थ B है। तो आपको पता है AB BC इक्वल टू 18 था, यानी कि ये हो गया, जो ये हो गया, ये पार्ट हो गया 18 माइनस L, और ये पार्ट हो गया B। तो गाइस इस ट्रायंगल में फोकस करिए। इस ट्रायंगल को कुछ नाम दे देते हैं, यहां पे L, यहां पे M, इसको बाहर लाते हैं, इस पे फोकस करिए। यहां पे M, यहां पे L, यहां पे C। देखिए तो गाइस ये इसमें ये साइड इक्वल था, यानी कि ये 45 डिग्री था, तो यहां पे भी ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये एंगल 45 डिग्री है, यानी कि जो आपका ये लेंथ है ये B है, ये 18 माइनस L है, यानी कि B इज इक्वल टू 18 माइनस L। दिस इंप्लाइज दैट L प्लस B इज इक्वल टू 18। एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू B। तो देखिए तो गाइज
दो नंबर्स जिनका सम 18 हो उनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, एपीजीपी लगा देंगे, एल प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एल इंटू बी। एल प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, एल प्लस बी 18 है, 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो गया 9 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर एल बी। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो एल बी लेस देन इक्वल टू 9 का स्क्वायर हो गया 81। यानी कि जो एरिया होगा वो 81 या उससे कम होगा, लेकिन हमको निकालना है मैक्सिमम एरिया, यानी कि मेरा आंसर होगा 81। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 13, फिर उसी टेबल से ये क्वेश्चन आया है। इस बार क्या पूछ रहा है, इन कंपनी एफ द लोएस्ट पॉसिबल सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल एम्प्लॉय। यहां पे एफ को हाईलाइट कर लेते हैं। एफ में टोटल 29 एम्प्लॉयज हैं और जिनका मीडियन एज 54 है। लिख लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं, ये बीच वाला है, ये 14 एम्प्लॉयज होंगे, यहां पे भी 14 होंगे और एक बीच में होगा। क्लियर है ना। टोटल 29 है, जिसका मीडियन दिया हुआ है, इसका एज दिया हुआ है 54, ये बीच वाले का। बाकी यहां से जो आगे 14 है उनका एज इस 54 से ज्यादा या इतना ही होना चाहिए। इसके पहले वाले का भी या तो 54 या इससे कम होना चाहिए। कहां तक कम होना चाहिए, 49, यानी कि 49 से आगे होना चाहिए, यानी 50 होना चाहिए। और ये कहां तक हो सकता है, इसके आगे 59 है तो ये हो सकता है 58, यानी कि 50 से लेकर 58 के बीच में होगा। लेकिन इन 14 का जो एज होगा वो 54 और 50 के बीच में होगा। इन 14 का जो एज होगा वो 54 और 58 के बीच में होगा। लेकिन पूछ रहा है आपको लोएस्ट पॉसिबल सम ऑफ द एज। तो लोएस्ट पॉसिबल होने के लिए क्या करना होगा गाइज, इनका भी वैल्यू कम से कम रखना है, इनका भी वैल्यू कम से कम रखना है। तो क्या करेंगे, इन सारे 14 को यहां बैठा देंगे और यहां भी इन सारे 14 को यहां बैठा देंगे। क्लियर है ना। तो हमारा आ जाएगा लोएस्ट वैल्यू। यहां फिर से बनाते हैं, ये 50 है, ये 54 है, यहां पे 1 प्लस 14, ये 14 भी आ गए यहां पे और ये 14 चले गए यहां पे। तो जो हमारा टोटल सम होगा वो होगा 14 इंटू 50 प्लस ये 14 प्लस 1 हो गया यहां पे, ये आ गया 15 इंटू 54। 14 इंटू 50 ये तो आसान है 700। ये 15 इंटू 54, 54 इंटू 10 540 प्लस 270, ये आ गया 810। 800 प्लस 700 1510, यही आपका आंसर था। क्लियर है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 14, इफ this matrix is such that the sum of the all three elements along the any row, column or diagonal are equal to each other, then the value of determinant A is। क्या कह रहा है गाइज, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है किसी भी रो में जाइए या किसी भी कॉलम में जाइए या किसी भी डायगोनल में जाइए, एलिमेंट का सम है वो इक्वल होगा। तो चलिए पहले हम लोग इसके लिए शुरू करते हैं। Z1 प्लस 8 प्लस 3 इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, यहां से कैलकुलेट करना आसान है। Z1 प्लस y2 प्लस 7, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 11 इज इक्वल टू y2 प्लस 7। यहां से क्लियर हो गया कि y2 इज इक्वल टू 4 है, यानी कि ये वैल्यू आ गया 4। अब इस डायगोनल से और इस रो से वैल्यू निकालते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, x1 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 7। देख लीजिए यहां पे 4 प्लस 3 7, 7 से कैंसिल आउट हो गया, x1 से x1 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x2 इक्वल टू इधर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि x2 इक्वल टू 0। तो इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया 0। तो इन सबको हटा लेते हैं, तो इस मैट्रिक्स को फिर से लिख देते हैं। यहां पे हो गया x1, यहां पे हो गया 0, यहां पे हो गया 7, यहां पे हो गया y1, यहां पे हो गया z1, यहां पे हो गया 4, यहां पे हो गया 8, यहां पे हो गया 3 और यहां पे हो गया y3। ठीक है गाइज। तो क्या कह रहा है कि किसी भी रो किसी भी कॉलम में जो सम आएगा वो सेम आएगा। तो यहां पे देखिए तो तीनों निकाल चुके हैं हम लोग। 8 प्लस 4 प्लस 0 इक्वल टू 12, यानी कि सारे तरफ 12 आएगा। 8 प्लस 3 11 प्लस 1, यहां पे जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। फ्रेश लिख लेते हैं फिर से, यहां पे है 3, यहां पे 8, यहां पे 1।
इसी तरह से इसमें देखते हैं, जब ये 1 पता चल गया, यहां पे पहले निकालते हैं, x1 को निकाल लेते हैं। 7 है प्लस 0 है तो 7 हो गया, तो यहां पे होना चाहिए मस्ट बी 5, तो यहां पे आ गया 5, यहां पे 0, यहां पे 7। अब यहां पे चलते हैं, इसमें चलेंगे तो 5 + 1 6 हो गया, तो बीच में यहां पे 6 होना चाहिए। यहां पे फिर यहां पे चलेंगे 7 + 3 10 प्लस तो y3 का वैल्यू होना चाहिए मस्ट बी 2, और यहां पे तो 4 दिया हुआ है। तो अब आपका वैल्यू सारा फाइंड हो गया, तो अब आपको इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। चलिए 5 इसको ले रहे हैं, जब 5 को ले रहे हैं तो 4 × 3 ये लिए 12 माइनस 8 × 16, 12 माइनस 16 प्लस इस 0 को लेंगे तो ये तो 0 हो गया, प्लस यहां पे माइनस था, सॉरी, माइनस इंटू 0 0 हो गया। फिर 7 को लेंगे, जब 7 को लेंगे तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस ये, तो 8 × 6 48 माइनस 1 × 4 4, तो ये गाइज आ गया 12 माइनस 16 माइनस 4 आ गया, ये माइनस 4 × 5 माइनस 20 प्लस 0 तो कुछ भी नहीं है, प्लस 7 × ये हो गया 44, ये हो गया माइनस 20, ये हो गया 7 4 जा 28 प्लस 28 308, ये आ गया, इसमें से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 288 आ गया। क्लियर है ना? तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़िया आगे क्वेश्चन नंबर 15, अ फ्रूट सेलर हैज ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड बनानास in the ratio of 3:6:7. If the number of orange is a multiple of both 5 and 6, then the minimum number of fruits the seller has is. क्या कह रहा है? उसके पास है ऑरेंज, उसके पास है एप्पल और बनानास, किस रेशियो में है? 3, 6, 7। और ये क्या कह रहा है कि ये होना चाहिए 5 और 6 का मल्टीपल, यानी कि 5 भी इसमें रहना चाहिए और 6 भी रहना चाहिए। ठीक है, तो 3, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो गया गाइज? 30, यानी कि ये मिनिमम 30 तो होना चाहिए। तो 3 से 30 यानी कि 10 जा है, तो 6 10 जा 60, 7 10 जा 70, ऐड कर देंगे 70 प्लस 30 100 प्लस 6 160 के, यानी कि जो उसके फ्रूट्स होंगे वो 160 इंटू नेचुरल नंबर। लेकिन क्या कह रहा था इस केस में ये मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम होने के लिए क्या करेंगे? के का वैल्यू 1 ले लेंगे, यानी कि मिनिमम वैल्यू आ गया 160। सो आई होप गाइज आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो डिफिकल्ट था। ओके गाइज, थैंक यू।